हम लोग पिछले क्लास में पढ़े एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। उसके बाद भौतिक विज्ञान शिक्षण के कौन कौन सारे उद्देश्य थे हमने पढ़ा। हमने देखा कि उद्देश्य जो है एम्स या गोल्स क्या होता है, वो व्यापक होता है, वो संकीर्ण होता है। लेकिन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में हमने कहा कि वो क्या होता है, निश्चित होता है, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव। ये जो उद्देश्य है, प्राप्त उद्देश्य शुद्ध इसका हिंदी होता है। तो यहां पे कहा गया कि वो लक्ष्यों को, मैंने क्या कहा, वो लक्ष्यों को अधिगम क्रियाओं के द्वारा या शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त करना संभव होता है, तो वो उद्देश्य कहलाता है। मैंने कहा कि जिन लक्ष्यों को शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त करना संभव होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है दो प्रकार का होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य, और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यह विशिष्ट उद्देश्य। तो हमने कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, अगर शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा तत्काल प्राप्त कर लिया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। अब दो तरह के हुआ, एक सामान्य उद्देश्य। तो जो हम अभी पहले पिछले क्लास में पढ़े थे कि भौतिक विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं, तो वो सारे जो है से समान उद्देश्य है। तो यहां पे बच्चों पता चला कि जो समान उद्देश्य होता है वो विषय से संबंधित होता है। समझना यहां पे, जनरल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। कि जो समान उद्देश्य होता है वो विषय से संबंधित होता है, ठीक है। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य वैसे उद्देश्यों को कहा जाता है जिसे विभिन्न प्रकार के अधिगम क्रियाओं के द्वारा अधिगमकर्ता के व्यवहार में जब वांछित परिवर्तन लाया जाता है तो उसे विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। मतलब यहां पे अधिगमकर्ता के व्यवहार में एक विशिष्ट प्रकार के अगर आप व्यवहार सिखा पाते हैं या हम सीख पाते हैं तो उसको हम लोग विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तो क्या कहा, विशिष्ट उद्देश्य वैसे उद्देश्यों को कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार के अधिगम क्रियाओं के द्वारा बालकों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, या वांछित परिवर्तन अगर आप ले आते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य कहता है। यहां पे एक और बात है कि अगर इसी विशिष्ट उद्देश्य को अधिगमकर्ता के व्यवहार परक शब्दों को उजागर करने के लिए, परिलक्षित करने के लिए जब उसको लिखा जाता है तो उसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा कि वैसे उद्देश्यों को जब व्यवहार परक शब्दों में लिखा जाता है तब क्या कहता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव also known as इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे एक शिक्षण कौशल भी है, आप याद कर लीजिएगा, हाउ टू राइट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है, वही जो है से उसी से टॉपिक हमारा है। क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव also known as ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आज हम लोग
यही अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो अब विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है। तो विशिष्ट उद्देश्य लिखना जो है, अगर एक प्रभावशाली शिक्षक को आ जाता है तो उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होगी। अब वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शिक्षा क्या है, व्यवहार का परिमार्जन है। तो ये जो है हमारा व्यवहारिक विज्ञान है और वो भौतिक विज्ञान है। तो व्यवहारिक विज्ञान में जो है मापन जो है शुद्ध जो है से कम होता है उसके बनिस्पत भौतिक विज्ञान के। तो यहाँ पे व्यवहारों को मापने के लिए, शैक्षिक व्यवहारों को मापने के लिए जो है से क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। और ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को ही हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये जो टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी टेकन फ्रॉम द वर्ड टेकन फ्रॉम साइंस। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो हमने कहा कि शिक्षा जगत में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है और इसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इनका पूरा नाम है बीएस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम। तो ये जो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम और इनके दो और सहयोगियों के द्वारा जो है से ये दिया गया है। तो अब जो है उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो है 3 प्रकार से। क्या कहा मैंने, ये जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो 3 3H डेवलपमेंट। 3H डेवलपमेंट। H हेड है, ये हार्ट है और ये हैंड है। तो अब ये 3 जो है से कौन कौन है। पहला जो है से है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा है भावात्मक अफेक्टिव डोमेन। क्या है, भावात्मक क्षेत्र। और एक है साइकोमोटर डोमेन also known as कोनेटिव। इसे कहते हैं क्रियात्मक या हम लोग कह सकते हैं इसको परफॉर्मेंस बेस्ड, प्रदर्शन पे आधारित। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो है ये हमारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितना है, 3 तरह से किया है। कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। अब ये जो हमारा है कॉग्निटिव डोमेन जो है ये हमारा बीएस ब्लूम के द्वारा ही दिया गया है। किसके द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा 1956 में। उसके बाद ये जो है हमारा ये दिया गया है करथवाल के द्वारा 1964 में। तो हमने क्या कहा, संज्ञानात्मक क्षेत्र बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया, भावात्मक क्षेत्र करथवाल के द्वारा दिया गया, और ये है क्रियात्मक क्षेत्र। ये क्रियात्मक क्षेत्र जो है ये दिया गया सिम्पसन के द्वारा 1966 में। अब हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे कि ये संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है। तो कॉग्निटिव वर्ड टेकन फ्रॉम कॉग्निशन इज अ मेंटल प्रोसेस। संज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। तो कॉग्निशन इज अ मेंटल प्रोसेस in which we study about reasoning, तर्क, imagination, कल्पना। कि संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है,
इसीलिए हेड से रिलेटेड है। मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग याद करना, तर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना आदि का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कॉग्निटिव डोमेन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, संज्ञानात्मक योग्यताओं को विकास करना। क्या कहा मैंने? संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना। अब ये संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है हमारा मानसिक प्रक्रिया है, और इसमें क्या कहा मैंने? संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास के बारे में बात किया जाता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज, उस संज्ञानात्मक योग्यता में क्या हुआ? तर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना और निर्णय लेना आदि है। समझ गए? तो हमने कहा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र बीएस ब्लूम के द्वारा 1956 में दिया गया, और इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से बौद्धिक योग्यताओं के विकास के बारे में बात किया गया है कि बालक के संज्ञानात्मक क्षमता को, मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ाना है। चलिए, अब भावात्मक क्षेत्र जो दिया गया करथवाल के द्वारा, ये भावात्मक क्षेत्र जो है हमारा मुख्य रूप से जो है से इमोशंस, संवेग, इमोशन, संवेग, फीलिंग, भाव, वैल्यू, मूल्य, एटीट्यूड, अभिवृत्ति आदि। मतलब भावात्मक क्षेत्र दिल से संबंधित होता है। हट कि जब कोई व्यक्ति या अधिगमकर्ता नहीं सीख पाता है तो मानसिक दबाव से ग्रसित हो जाता है, रोने लगता है, ये करने लगता है, तो उसका संबंध भावात्मक क्षेत्र से है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एक शिक्षक का दायित्व होता है कि बालक के केवल संज्ञानात्मक पक्ष का विकास नहीं करें, उसका संज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास करना है। उस संज्ञानात्मक पक्ष में उसके संवेगों को नियंत्रण करना है। जो किशोरावस्था के बालक सामयिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, तो उसको स्थिर करना, स्टेबिलिटी। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि हमारा भावात्मक क्षेत्र जो है से करथवाल के द्वारा दिया गया 1964 में, और भावात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से अध्ययनकर्ता व्यक्ति के भावों को, इच्छाओं को, उसके मूल्य के, उसके मनोवृत्ति के, उसके रुचि को अध्ययन किया जाता है। अब है तीसरा, क्रियात्मक क्षेत्र। ये जो हमारा क्रियात्मक क्षेत्र है वो किसके द्वारा दिया गया? सिम्पसन के द्वारा दिया गया। और अभी हमने क्या कहा था कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। जब अध्ययनकर्ता का संज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष को, ये सैद्धांतिक पक्ष है, संज्ञानात्मक और भावात्मक को हम लोग लिखित जो है से इसको मेजर कर लेते हैं, इसके उपलब्धि को जान लेते हैं। लेकिन क्रिया आधारित जो है वो उपलब्धि ये दोनों से नहीं हम लोग जान पाते हैं। इसलिए क्रिया आधारित जो हमारा उपलब्धि है वो किससे जानते हैं? क्रियात्मक क्षेत्र के द्वारा जाना जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ये हैंड है, मतलब हमारा इसमें क्रियात्मक क्षेत्र में पूरा बॉडी का मूवमेंट ये जरूरी है, सारे शरीर के भागों का संचालन जरूरी है। और ये जो है से क्या होगा? हमने क्या कहा? एक्टिविटी बेस्ड, जो हमारा स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, ये सारा चीज इसमें आएगा। हम लोगों ने अभी देखा कि शैक्षिक उद्देश्य में हमने उसके पहले देखा कि समान उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है बच्चों, ये आपके बीएड में महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्य योजना में ये पहले हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए जैसे उसका आधार क्या है, दूसरा नाम हमें क्या, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हमने क्या कहा था? बीएस ब्लूम और दो सहयोगी। कौन दो सहयोगी? पहला करथवाल और दूसरा सिम्पसन के द्वारा। लेकिन शैक्षिक जगत में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो इसके आगे जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।